हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्शन रिपंगेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड के बारे में। ये जो सेक्शन है वो दो पैराग्राफ में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो जनरल रूल के बारे में बात करता है इस सेक्शन की, वहीं जो सेकंड पैराग्राफ है वो इसके एक्सेप्शन के बारे में बताता है। सो इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो जो हेडिंग है सेक्शन 11 की, रिस्ट्रिक्शन रिपंगेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, इसका क्या मतलब है? तो टीपीए में इंटरेस्ट क्रिएट होने का मतलब है कि ट्रांसफ़र होना प्रॉपर्टी का। जब ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी तभी जो है इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस प्रॉपर्टी में किसी का, चाहे वो सेल करके हो, लीज करके हो, मॉर्गेज करके हो, या गिफ्ट करके हो, या फिर एक्सचेंज करके हो उस प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन 11 की हेडिंग कहती है कि कहीं पर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते वक्त कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई जो कि रिपंगेंट है। मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते समय कुछ ऐसी रोक लगा दी गई, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई जो कि अनफेवरेबल है, जो कि डिसएडवांटेजियस है। रिपंगेंट का मतलब यहाँ पर अनफेवरेबल है। एंड ये सेक्शन यही बात कहता है कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हुए, इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जो कि रिपंगेंट है, अनफेवरेबल है, तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो वॉइड होगी। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है? वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। मतलब कहीं पर ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते वक्त इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी पर्सन के फेवर में एब्सोल्युटली, मतलब किसी पर्सन के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। पर जो ट्रांसफ़र के जो टर्म्स हैं, मतलब टर्म्स जो एंड कंडीशन जो होती हैं, उस टर्म में लिखा हुआ है ट्रांसफ़र के टर्म में कि जो इंटरेस्ट है वो एक पर्टिकुलर मैनर में वो पर्सन एंजॉय करेगा। मतलब कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, पर उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में जो टर्म्स लिखी हुई हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर मैनर में इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, इस पर्टिकुलर मैनर में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज देयर वर नो सच डायरेक्शन। तो वो इस तरीके से उस चीज़ को रिसीव करेगा, लेगा, कि वहाँ पर जैसे कि कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ए जो है बी को लैंड सेल करता है, एंड वहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है बी पर कि बी उस लैंड पर कुछ भी बिल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है प्रॉपर्टी। तो बी क्या करता है, वहाँ पर अपना हाउस बनाना शुरू कर देता है, मतलब कोशिश करता है हाउस बनाने की। तो यहाँ पर ए वहाँ पर आके बी को रोक नहीं सकता कि मैंने कंडीशन लगाई थी कि तुम कुछ नहीं बनाओगे इस ज़मीन पर, तो कुछ बना नहीं सकते तुम। यहाँ पर बी जो है इस कंडीशन को इग्नोर कर सकता है जो ए ने लगाई थी कि इस जो लैंड पर कुछ भी नहीं बनाना है। एंड अगर वहाँ पर बी इस कंडीशन को इग्नोर भी करता है तो वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफ़र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेक्शन 11 यही बात कह रहा है कि ट्रांसफ़र में ये बता दिया गया कि पर्टिकुलर मैनर में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। ए ने बी को बोल दिया कि पर्टिकुलर मैनर में, मतलब कि आपने इस लैंड पर कुछ बनाना नहीं है, कुछ आप बिल्ड नहीं कर सकते। तो जो बी है वो इस कंडीशन को इस तरह रिसीव करेगा कि वहाँ पर कोई भी ऐसी डायरेक्शन लगाई नहीं गई थी, कोई भी ऐसी कंडीशन लगाई नहीं गई थी। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम इसमें। ए जो है बी को अपनी फील्ड ट्रांसफ़र कर देता है, एंड वहाँ पर बी पर ये कंडीशन लगाता है कि बी उस फील्ड में वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स ग्रो करेगा। मतलब ए जो है बी को ये कहता है कि तुम इस फील्ड में सब्जियां और फसलें उगाओगे। अब वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है प्रॉपर्टी। जो बी है उस प्रॉपर्टी को उसी तरह यूज़ कर सकता है जैसे वो चाहता है। वो ज़रूरी नहीं कि वेजिटेबल या फिर क्रॉप्स उस पर उगाए। ये जो कंडीशन लगाई है ए ने बी पर, ये वैलिड नहीं होगी बिकॉज ऑफ सेक्शन 11। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हमने देखा। एक और बात है इसके फर्स्ट पार्ट में, इसमें लिख रखा है डायरेक्ट में, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी पर्सन के फेवर में। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है? देखिए, सेल, एक्सचेंज एंड अनकंडीशनल गिफ्ट के केस में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है। पर जो लीज और मॉर्गेज का जो केस है, जो लीज और मॉर्गेज के ट्रांसफ़र में जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि लीज में तो सामने वाले पर्सन के पास सिर्फ पोजेशन होता है, एंड मॉर्गेज में क्या होता है कि लोन की रीपेमेंट पर वो जो प्रॉपर्टी है हमको वापस मिल जाती है। तो इन दोनों केस में, लीज और मॉर्गेज के केस में, जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से हमारे पास ही रहता है। तो एक तरीके से कहें तो ये समझ आया कि लीज और मॉर्गेज के केस में जो कंडीशन है वो लगाई जा सकती है। तो ये फर्स्ट जो है जनरल रूल हमारा कवर हुआ। इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं इस सेक्शन का, जो कि इस फर्स्ट
जो जनरल रूल ऊपर बताया उसकी एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक पीस को लेकर कोई डायरेक्शन लगाई गई है, वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक पीस को लेकर कोई ऐसी डायरेक्शन लगाई गई है इस पर्पज से कि दूसरी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट हो सके। इस पर्पज से वो कंडीशन लगाई गई है कि दूसरी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट हो सके, तो जो है ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है। इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो ये अच्छे से सुनिएगा आप इलस्ट्रेशन। ये कहता है कि ए जो है, ए के पास एक हाउस है जिसका नाम है एक्स, एंड उस हाउस के बिल्कुल साइड में ही लगते हुए ए की लैंड है, ए की ज़मीन है जिसका नाम है वाई। मतलब ए जो है एक्स हाउस में रहता है एंड एक्स के साथ एक एडजॉइनिंग लैंड है जिसका नाम है वाई, उसके बिल्कुल साथ लगते हुए। तो ए क्या करता है, जो वाई है, जो उसकी ज़मीन है, वो बी को वो ज़मीन बेच देता है, वो लैंड बेच देता है। एंड ए जो है वहाँ पर बी पर एक कंडीशन लगाता है एंड वहाँ पर ए जो है बी से कहता है कि जब भी आप अपने इस वाई लैंड पर कुछ भी बनाएंगे, अपना हाउस बनाएंगे या फिर कुछ भी शॉप बनाएंगे, तो मेरे घर से आप 4 फीट दूर रह के अपनी दीवार खड़ी करिएगा। मतलब 4 फीट का स्पेस रखिएगा आप मेरी और अपनी दीवार में, और उस 4 फीट के अंदर अंदर आपने कुछ भी नहीं बनाना है, ताकि मेरे घर में अच्छे से हवा और लाइट, एयर और लाइट जो है अच्छे से आती रहे, वो रुके ना, वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो यहाँ पर ए ने बी से क्या कहा कि 4 फीट का वैकेंट स्पेस रखना है एंड इस 4 फीट के अंदर अंदर आपने कुछ भी नहीं बनाना है। तो ये जो कंडीशन है जो ए ने बी पर लगाई है, ये बिल्कुल वैलिड होगी। क्यों वैलिड होगी? बिकॉज ए ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उस जो है बी पर ये कंडीशन लगाई है। क्या बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है यहाँ पर ए का? कि उसके जो बिल्डिंग में सही से लाइट और एयर आ सके। एंड यही सेक्शन 11 का जो सेकंड पैराग्राफ कहता है कि अगर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, एक प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए दूसरी प्रॉपर्टी पर कंडीशन लगाई जा रही है, तो वो जो कंडीशन है वैलिड होगी। बेरेट को कंटिन्यू करते हैं, कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, की बेनिफिशियल, अगर पर्पज ये है कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट सिक्योर हो सके, तो नथिंग इज इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अफेक्ट एनी राइट। तो कोई भी चीज़ इस सेक्शन में ट्रांसफरर के राइट को अफेक्ट नहीं करेगी जो कि वो एनफोर्स करवा सकता है एंड जो वो रेमेडी ले सकता है अगर जो उसने कंडीशन लगाई है उसका ब्रीच हुआ है। तो मतलब जो ये सेक्शन है वो ट्रांसफरर के राइट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो कि वो इन्फोर्स करवा सकता है या फिर वहाँ पर जो वो रेमेडी ले सकता है। मतलब अगर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है एक प्रॉपर्टी का, तो जो ट्रांसफ़र है वो टर्म्स लगा सकता है, वो कंडीशंस लगा सकता है एंड उन कंडीशंस को एनफोर्स भी करवा सकता है एंड अगर ब्रीच हुआ है उन कंडीशंस का तो वहाँ पर वो रेमेडी भी ले सकता है। एंड ये जो सेक्शन है इस बात को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें हम एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए के पास 2 प्रॉपर्टी हैं, एक्स एंड वाई, दोनों एडजॉइनिंग लैंड है, आपस में लगते हुए हैं। तो ए क्या करता है, अपनी एक्स प्रॉपर्टी बी को सेल कर देता है एंड वहाँ पर बी पर ये कंडीशन लगाता है कि अगर फ्यूचर में जो ड्रेनेज होता है, जो सीवरेज सिस्टम होता है, इसको अगर जब भी रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी उसकी रिपेयरिंग के लिए पैसे देंगे, क्योंकि एक्स और वो जो वाई प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी के अंदर सेम ड्रेनेज सिस्टम है। तो रिपेयरिंग में ए तो पैसे देगा ही, पर वहाँ पर बी पर अगर वो कंडीशन लगा देता है कि आप भी इसमें कुछ रिपेयरिंग के लिए फ्यूचर में पैसे देंगे जब भी रिपेयरिंग करवानी होगी, तो ये जो कंडीशन है पूरी तरीके से वैलिड होगी जो कि ए ने बी पर लगाई है। तो ये हमारा सेक्शन 11 का सेकंड पैराग्राफ भी खत्म हुआ। एक और इसमें चीज़ आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोवेनेंट्स। कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन, कि पॉजिटिव कंडीशन भी लगाई जा सकती है और नेगेटिव कंडीशन भी लगाई जा सकती है। पॉजिटिव कोवेनेंट या फिर कंडीशन का मतलब किसी चीज़ को करने के लिए कहना, और नेगेटिव कोवेनेंट का मतलब किसी चीज़ को मना करना। जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखा जिसमें ए ने कंडीशन लगाई थी बी पर कि ये 4 फीट के अंदर अंदर कुछ नहीं बनाएंगे आप, तो वो जो है वो एक नेगेटिव कोवेनेंट का एग्जांपल है। वहीं जो ये हमने सेकंड इलस्ट्रेशन देखा जहाँ पर ए ने कहा कि आप ड्रेनेज जो रिपेयरिंग के लिए आप पैसे देंगे, तो ये एक पॉजिटिव कोवेनेंट का एक एग्जांपल है। तो यही हमारा सेक्शन 11। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।